Hello, listeners. Hello, everyone. I'm Vikramjit, Assistant Professor, Department of Geography from DN College SR. So today we'll be discussing about geography in ancient times, how things were back in those times. यानी हमारे जो इतिहास में हम भूगोल को कहीं ना कहीं ढूंढने की कोशिश करेंगे। देखिए, हर एक चीज़ का एक इतिहास होता है। तो जैसे ही अगर हम अब बात करते हैं हमारे सब्जेक्ट्स की, तो एक सब्जेक्ट की ग्रोथ के पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं और वो हर एक सदी के अंदर और एक समय अवधि के अंदर बहुत अलग अलग तरीके से रहते हैं। तो जो हमारे पास फिलहाल ज्योग्राफी है वर्तमान में, वो आज से 500 साल पहले या 1000 साल पहले इस रूप में नहीं थी। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा इसी चीज़ के ऊपर ओरिएंटेड रहेगा कि ज्योग्राफी इन एनिशिएंट टाइम, और ख़ासकर जो लेक्चर है या एक तरह से डिस्कशन है, ये हमारी ग्रीक वर्ल्ड यानी मेडिटेरेनियन भूमध्य सागर के आसपास की सिविलाइजेशंस के ऊपर फोकस करेगी। सो लेट्स स्टार्ट इट। ज्योग्राफी इन एनिशिएंट टाइम्स। अब बात करते हैं खासकर इतिहास के पन्नों से ज्योग्राफी को निकालने की। इंट्रोडक्शंस, यस। स्टार्टिंग में हम बात करते हैं हमारे इंट्रोडक्शन के बारे में कि इतिहास कहाँ से उभर के आता है भूगोल का। तो देखिए, हम सब की एक बहुत ही प्रबल इच्छा होती है, कहीं पे हम नई जगह जाएंगे तो हम ढूंढने की कोशिश करते हैं कि कुछ नया, ये कहाँ पर है। हम बहुत ही एक तरह से रोमांचित हो जाते हैं जब हम देखते हैं किसी नई जगह को। जैसे हमारे पेरेंट्स या हमारे जो पूर्वज हैं, जब वो कभी किसी नई जगह पर निवास करते होंगे तो वो आसपास के क्षेत्रों को जानने के बारे में इच्छुक रहे होंगे, और जैसे कि हम भी करते हैं। आप लोग भी कहीं पे जाते हैं तो आप देखते हैं कि अच्छा, ये तो बहुत नई जगह है। तो ये इंसान की जो इच्छा है ये बहुत प्राचीन है, यानी अपने हैबिटेट को जानने का, टू अंडरस्टैंड वंस ओन हैबिटेट और आसपास की सराउंडिंग इज एज ओल्ड एज मैन हिमसेल्फ। यानी जितना इंसान पूरा प्राचीन है उतनी ही ये इच्छाएं हैं। तो देखिए, उस समय अगर हम बात करें, चाहे वो एशिया हो, यूरोपियन वर्ल्ड हो, तो हर कोई ढूंढ रहा था कोई ना कोई प्लेस, नई जगह, उन चीज़ों के बारे में डिस्कवरीज। बट देखिए, बहुत सारे बैरियर्स होते हैं। कभी युद्ध हो गए, कभी शायद एक भाषा लुप्त हो गई। उस वजह से हम प्राचीन जो हमारे पास नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, सूचनाएं हैं, वो ख़त्म हो जाती हैं। So due to linguistic barriers and lack of preservations, we lost a lot of ancient knowledge. इतिहास के अगर देखा जाए पन्नों में अभी भी बहुत कम चीज़ें हैं, वो शायद कहीं ना कहीं एक ब्रिज नहीं है हमारे पास, एक पुल नहीं है जिसके थ्रू हम कनेक्ट कर पाए चीज़ों को। तो जितना हमारे पास रिटर्न रिकॉर्ड है, यानी लिखित में जितना भी हम ढूंढ सके हैं आज तक, उस हिसाब से हम बात करते हैं हमारी ज्योग्राफी की। तो देखिए, ज्योग्राफी इन वर्ल्ड ऑफ फोनिशियंस, जो वर्तमान का लेबनान शहर है, लेबनान पिछले साल चर्चा में भी रहा था, और देखा जाए अभी भी यहाँ पर बेरूत में धमाके हुए थे अपना किसी जहाज के अंदर। और तो इस वजह से अगर देखा जाए, जो सीरिया है, इज़राइल है, जो वर्तमान में भी काफ़ी एक चर्चा का विषय बना हुआ है, यहाँ पर एक लोग रहते थे जिन्हें हम कहते हैं फोनिशियंस। और ये भूमध्य सागर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, मेडिटेरियन सी, ये हमारा लेबनान है, सीरिया, दमिश्कस स्टील और उनके मेटल के लिए बहुत फेमस है। तो ये जो जगह थी, ये फोनिशियन लोग थे, ये बहुत ही स्मार्ट लोग हैं, या बहुत ही काफ़ी बुद्धिमान जीवी लोग थे। इनमें से मोस्ट ऑफ द पीपल जो थे वो ट्रेडर्स थे, यानी व्यापारी थे, और एक्सप्लोरर थे, नेविगेटर थे, ढूंढते थे नई नई जगह के बारे में। और अगर देखा जाए, इनकी एस्ट्रोनॉमिकल इंफॉर्मेशन भी काफ़ी सटीक थी। देखिए, आज की तरह हमारे पास आज जीपीएस है, वी आर हैविंग अ सैटेलाइट, बहुत सारी टेक्नोलॉजी है जो हमें हेल्प करती है एक डायरेक्शन फाइंड करने में। लेकिन उस समय क्या था, उस समय जो हमारे एस्ट्रोनॉमर्स थे, नेविगेटर्स थे, या जहाजी लोग होते थे, वो तारों को देख के ही आगे बढ़ते थे, तारों के साथ ही अपनी यात्राओं को पूरा करते थे। तो जो लेबनान के आसपास का क्षेत्र है,
उन्होंने वहाँ पर बहुत सारी खोज की, एक्सप्लोरर थे तो खोज की, और इनको मिली ब्रोंज धातु। काफ़ी सारा इन्होंने व्यापार किया, बेचा, इसको बनाया। अब देखिए, ये लोग पूरे भूमध्य सागर के क्षेत्रों में घूमते थे और आसपास के क्षेत्रों से सूचनाओं का संग्रहण करते थे, एकत्रित करते थे, उनको इकट्ठा करते थे। दे यूज्ड टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल द एरियाज अराउंड द मेडिटेरियन ओशन। बट यहाँ पर एक गड़बड़ हो जाती है कि दे डिड नॉट विश टू शेयर इट विद अदर पीपल। और कहते हैं कि ज्ञान उतना ही बढ़ता है जितना आप उसे बांटते हैं, जो कि यहाँ पर क्लियरली क्या हो गया, लुप्त हो गया, खत्म हो गया, क्योंकि बांटा नहीं। इन लोगों ने सोचा अगर हम किसी को अपना ज्ञान बांट देंगे तो वो लोग क्या करेंगे, इनसे एक्सेल कर पाएंगे, आगे निकल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ की वजह से देखो, इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन भी किया था, चीज़ों को रखा भी था, लेकिन क्या हुआ, शेयर नहीं किया, लोगों को बताया नहीं चीज़ों के बारे में। तो इस वजह से जो नॉलेज थी वो ख़त्म हो जाती है। और इनको फॉलो करते हैं हमारे यूनानी लोग, जिन्हें हम ग्रीक लोग भी कहते हैं। ज्योग्राफी इन ग्रीक वर्ल्ड। तो शुरुआत अगर देखा जाए हमारे भूगोल की, इस दौर से होती है, क्योंकि लिखित हमारे पास यही समय है, और लिखित जो स्रोतों के अनुसार अब हम बात करेंगे और इस वर्ल्ड को खोजने की कोशिश करेंगे, जो हमारा है ग्रीक वर्ल्ड, यानी यूनान का क्षेत्र। और यूनान भी भूमध्य रेखा, भूमध्य सागर के आसपास वाले क्षेत्रों में इनकी काफ़ी सारी कॉलोनीज थी। जो आप दृश्य देख रहे हैं, सेंटोरिनी है, काफ़ी एक चर्चित जगह है यूनान के देश में या ग्रीस में, सेंटोरिनी। और यहाँ पर बहुत सारी आपको सफ़ेद और नीले रंग में रंगी हुई बिल्डिंग्स देखने को मिलती है। चलिए अब लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। ग्रीक्स थे यानी यूनानी, उन्होंने फोनिशियंस को फॉलो किया, लेकिन फ़र्क आ जाता है यहाँ पर सोच में। ये प्रोग्रेसिव थे सीखने के लिए और बहुत ही कीन ऑब्जर्वर थे, यानी सटीकता से चीज़ों को अध्ययन करते थे, ऑब्जर्व करते थे, काफ़ी ज़्यादा सोचते थे चीज़ों के बारे में, और सीखने के लिए तो आतुर रहते थे। दे वर एगर टू लर्न एंड वर सीरियस थिंकर्स। देखिए 1800 बीसी के आसपास काफ़ी ज़्यादा विस्तार हुआ हमारे ग्रीस साम्राज्य का, यानी यूनानी साम्राज्य का काफ़ी ज़्यादा विस्तार हो गया मेडिटेरियन ओशन के आसपास। और जब अगर ये चीज़ विस्तार होता है तो निसंदेह वहाँ के लोग आपस में एक्सचेंज करते हैं इंफॉर्मेशन का, सूचनाओं का आदान प्रदान। इस वजह से जो संग्रहण है, कलेक्शन है इंफॉर्मेशन की, वो काफ़ी ज़्यादा हो गई। अब देखिए यहाँ पर है क्या कि वो मर्चेंट थे, पायरेट थे यानी लुटेरे भी थे, व्यापारी थे, कॉलोनिस्ट थे, यानी किसी और क्षेत्र में जाके। अफ्रीका के अंदर भी आप देखेंगे एक यूनान की छाप नज़र आती है, खास करके जैसे मोरक्को जैसे देशों के आसपास, लीबिया, यहाँ पर जितने भी आप देश देखेंगे यहाँ पर इनकी छाप नज़र आती है। कॉलोनिस्ट थे, इंटेलेक्चुअल्स थे, काफ़ी बुद्धिजीवी और खोजकर्ता, एक्सप्लोरर, पूरे मेडिटेरियन ओशन के साथ साथ, मेडिटेरियन सी के साथ साथ ये फैल गए। अब जो एक विशेषता है ग्रीक ज्योग्राफी की, यूनानी ज्योग्राफी की, वो है क्या? देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उस समय के इंटरेस्ट के हिसाब से या नेचर ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से इन्होंने इस सब्जेक्ट की नॉलेज को डेवलप किया। दो डिविजन्स थे, एक था मैथमेटिकल ज्योग्राफी और दूसरा था डिस्क्रिप्टिव ज्योग्राफी, यानी गणितीय भूगोल, और दूसरा विवरणात्मक भूगोल। अब दोनों को आगे पढ़ते हैं। मैथमेटिकल ज्योग्राफी या हमारी जो गणितीय ज्योग्राफी है, यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं ये फोकस था, यहाँ पर ये एस्ट्रोनॉमिकल ज्योग्राफी भी थी। यानी मैथमेटिकल ज्योग्राफी में हम सूत्रों के अलावा बहुत कुछ पढ़ रहे थे। हमारा जो वर्तमान का मैथ है या गणित है उससे बहुत अलग चीज़ें थी। यहाँ पर बात हो रही थी पृथ्वी के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में, यूनिवर्स के बारे में, कि कैसे मूवमेंट्स है अर्थ की, यानी कैसे कैसे अर्थ घूमती है, एग्जैक्ट प्लेसेस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं आप, सटीक जगह कहाँ पर किस तरीके से है, मानचित्रों का निर्माण, कंस्ट्रक्शन ऑफ मैप्स, ये जितनी भी चीज़ें थी ये सारी मैथमेटिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत आती थी। जो नेक्स्ट पार्ट रहता है वो है डिस्क्रिप्टिव, यानी हम वर्णन करते हैं चीज़ों का। अब देखिए बहुत सारे, मैंने जब बताया आपको मर्चेंट थे, यानी वो जब समुद्री जहाज़ों पर जाते थे तो समुद्री जहाज़ों पर सिर्फ व्यापारी लोग नहीं होते थे, व्यापारी लोगों के साथ साथ बहुत सारे अध्ययनकर्ता, खोजकर्ता, लेखक, बहुत सारे लोग यात्राएं करते थे, मिलिट्री के लोग। तो जब वो किसी नई जगह पे जाते थे तो दे यूज टू फाइंड अबाउट द रीजनल कैरेक्टरिस्टिक्स, वहाँ की पॉलिटिक्स, फिजिकल फीचर्स,
कि किस तरह के पेड़, आपके पर्वत हैं, पेड़ हैं, नदियां हैं, यहाँ पर क्लाइमेट कैसी है, जलवायु कैसी है। तो सब चीज़ों का वो क्या करते थे, अपनी किताबों के अंदर या अपने लिखने के सामान जो भी उनके पास होता था उस समय में, वो नोट डाउन करते रहते थे। दे यूज्ड टू राइट इट डाउन, लिखते रहते थे और वापस जाकर उनका कलेक्शन करते। तो इस वजह से जब ये विवरण हुआ है चीज़ों का, फॉर एग्जांपल अब अगर कोई लोग मेडिटेरेनियन भूमध्य रेखा में फ्रांस की तरफ जाते हैं तो वो लिख सकते हैं यहाँ पर खट्टे फल बहुत ज़्यादा मिलते हैं, या यहाँ पर आपके अंगूर ज़्यादा हैं, सर्दियाँ आपकी थोड़ी सी बारिश वाली हैं। तो जितनी भी ये चीज़ें थी कहीं ना कहीं विवरणात्मक भूगोल की ओर हमारा क्या करती हैं, इशारा करती हैं। अब देखिए बहुत सारे स्कॉलर्स आते हैं, स्कॉलर्स यानी वो बुद्धिजीवी लोग जिन्होंने भूगोल के क्षेत्र में उनका योगदान रहा है, हु कंट्रीब्यूटेड टू ज्योग्राफी, ग्रीक स्कॉलर्स। तो सबसे पहले आते हैं होमर। इनको ग्रीक लोग यानी यूनानी लोग फादर ऑफ ज्योग्राफी कहते हैं, क्योंकि यहीं से कहीं ना कहीं जो हमारे भौगोलिक सूचनाएं थी उनका विवरण मिलता है। तो इनका जो खास काम है वो है, बट हमारे पास दो तरीके की पोएम्स, एक है इलियाड एंड ओडिसी। ये हमारे आप देख सकते हैं होमर साहब हैं, और यहाँ पर एक आपको घोड़ा नजर आ रहा होगा। ये ट्रोजन वॉर के बारे में जिक्र है कि इसके अंदर सिपाही आए थे, बहुत सारे लोग, सिपाही मतलब सेना को अंदर लकड़ी का घोड़ा था, इसके अंदर बहुत सारे सिपाही भरे हुए थे जो बाद में जाके घोड़े से निकल कर युद्ध करते हैं। तो अब आप कहेंगे कि इसमें ज्योग्राफी कहाँ पर है। देखिए जब किसी चीज़ का विवरण होता है, कभी पुस्तकें पढ़ते हैं, तो हमारे दिमाग में एक इमेजिनेशन बनती है, चीज़ों को हम देखते हैं, समझ पाते हैं। तो यहाँ पर उस समय की भौगोलिक परिस्थितियों का जिक्र भी है जो अपने आप में एक डिस्क्रिप्टिव ज्योग्राफी को बयां करता है। और अगर हम दूसरी चीज़ देख पा रहे हैं तो यहाँ पर 4 विंड्स के बारे में बताया गया है। नॉर्थ में बोरियस, नोटस, यूरस और जेफायरस। इन पवनों के बारे में भी इन्होंने जिक्र किया। जैसे हमारे यहाँ पर पवन देव हैं, यानी रिलीजन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, ग्रीक वर्ल्ड में भी बहुत सारी थी। ये 4 मुख्यतः हैं, इनके अलावा हर दिशा में एक अलग नाम दिया गया था इन पवनों को। तो ये भी कहीं ना कहीं हमारा एक कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है जब हम पवनों के बारे में बता रहे हैं। तो दिस इज अ ज्योग्राफिकल कॉन्ट्रीब्यूशन। मूविंग अहेड, आगे बढ़ते हैं। थेल्स ऑफ मिलेटस, फाउंडर ऑफ आयनिक स्कूल ऑफ फिलोसफी। देखिए ये एक इनिशिएटर थे, यानी जिन्होंने शुरुआत की फिजिकल साइंस की या एस्ट्रोनॉमी की, ये हमारे मिलेटस साहब हैं। और आप एक मैथ की थ्योरम देख सकते हैं जिसने बहुत परेशान किया होगा बहुत सारे बच्चों को 10वीं कक्षा में। हिज प्रिडिक्शन अबाउट एक्लिप्स गेव हिम फेम। इन्होंने एक प्रिडिक्शन की थी, यानी बताया था कि इस तरीके से हमारा ग्रहण लगेगा, और उसी वजह से इनको बहुत सारी फेम मिली। कहीं ना कहीं अगर आप देख पा रहे हैं थ्योरम का जिक्र या थ्योरम की जो पिक्चर आपके लिए इसी लगाई है क्योंकि इन्होंने फाउंडेशन रखी थी मैथमेटिकल ज्योग्राफी की। एनेक्सिमेंडर ये शिष्य थे थेल्स के, यानी उनके पास रह के उन्होंने बहुत कुछ सीखा, लेकिन इनके विचार थे वो कहीं ना कहीं क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट रहे हैं। देखिए अब इन्होंने माना है कि जो अर्थ है वो स्फीरिकल नहीं है, वो एक सिलेंड्रिकल शेप में है, सिलेंड्रिकल मास है जो यूनिवर्स में घूम रहा है, यानी स्फीयर है यूनिवर्स और अर्थ है वो एक सिलेंडर की तरह है। और देखिए सोर्स माना है, यानी हर एक चीज की उत्पत्ति इनके अनुसार हवा से थी, वायु से थी, एयर। सो ही थॉट दैट एयर एज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। मूविंग अहेड, एनेक्सिमेंडर ने एक इंस्ट्रूमेंट को इंट्रोड्यूस किया था। बहुत सारी पुस्तकों में आपको मिलेगा कि एनेक्सिमेंडर ने इस इंस्ट्रूमेंट को बनाया था, लेकिन सत्य बात यह है कि ये एक बेबीलोनियन यंत्र था जिसे सिर्फ ग्रीक वर्ल्ड में यानी यूनानी क्षेत्रों में यानी यूनानी दुनिया में, यूनान की दुनिया में इसको इंट्रोड्यूस किया था, यानी लेके आए थे। एक तरह का एनिशेंट सनडायल है जिससे हम हमारे टाइम के बारे में बता सकते हैं, जैसे आज हमारे जंतर मंतर है जयपुर के अंदर। तो आप ये देख पा रहे हैं ये बहुत सिमिलरिटीज़ हैं यहाँ पर। और जो इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम रहा है ज्योग्राफी यानी भूगोल के फील्ड में,
वो है कि इन्होंने एक मानचित्र का निर्माण किया। मानचित्रों का निर्माण पहले भी होता था, लेकिन कोई माप नहीं होता था, एक मापक नहीं था, यानी स्केल के ऊपर कभी किसी इंसान ने अगर मापक के साथ एक मानचित्र का निर्माण किया तो वो हमारे एनेक्सिमेंडर थे। पाइथागोरस, 10वीं की कक्षा में एक थ्योरम आती है पाइथागोरस, तो बहुत सारे लोग शायद इनको एक गणितज्ञ मानते हैं, लेकिन ग्रीक वर्ल्ड में एक सब्जेक्ट के अलावा बहुत सारे सब्जेक्ट्स भी लोग पढ़ते थे, यानी उस समय स्पेशलाइजेशन की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं होता था। वो लोग यूनिवर्सल स्कॉलर होते थे, यानी बहुत सारी चीज़ों के बारे में अध्ययन करने वाले लोग। उनका काम सिर्फ चीज़ों का संग्रहण करना, उनके बारे में आगे लिखना, ज्ञान का प्रसार करना, यही होता था। अब देखिए कंट्रीब्यूशन है, यानी फैक्चुअल एज वेल एज एब्स्ट्रैक्ट थॉट, दोनों चीज़ों के बीच में एक सामंजस्य, एक बैलेंस हमें नजर आ रहा है। He was the first to believe that Earth is spherical. Yes, इन्होंने माना कि अर्थ की जो शेप है वो एक स्फेरिकल शेप है। और दूसरा इनका जो विचार था कि अर्थ अपने एक्सिस पे घूमती है। देखिए उस समय में, आज से इतने हजारों साल पहले, अगर कोई इंसान बता रहा है कि धरती इस तरीके से घूम रही है, अपने एक्सिस पे घूम रही है, इक्वेटर बहुत ज़्यादा गर्म क्षेत्र है, तो अपने आप में ये एक बहुत ही खूबी वाली बात है और एक बहुत ही आश्चर्यजनक चीज़ है कि उस समय में इतनी ज़्यादा खोजें हो रही थी। इन्होंने मैथमेटिकल थ्योरम के बारे में बताया। आफ्टर दैट हम बढ़ते हैं आगे। हिचेटियस एक लिटरेरी ट्रेडिशन को शुरू करने वाले इंसान थे। इन्होंने अर्थ को, हमारी पृथ्वी को, उस समय की ज्ञात पृथ्वी को दो भागों में बांटा। एक यूरोपा, जो हमारा मॉडर्न यूरोप है, और दूसरा एशिया और लीबिया, यानी जो दूसरा पार्ट है वो इकट्ठा है। लीबिया उस समय के अफ्रीका को और एशिया का जो ज्ञात पार्ट आप देख सकते हैं, इनको बांटा। और इनका मानना था कि इस वर्ल्ड के चारों ओर एक बड़ा सा महासागर है। देखिए, ही वॉज द फर्स्ट वन टू मेक मेंशन ऑफ रिवर इंडस। यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं, इन्होंने इंडस रिवर के बारे में भी जिक्र किया है। कहीं ना कहीं अगर आप देख सकते हैं, इंपेरिकल सोच रखने वाले इंसान थे। इंपेरिकल सोच का मतलब होता है कि आप पहले चीज़ों को महसूस करें, उन्हें देखें और उसके बाद उनसे कोई ना कोई कंक्लूजन ड्रॉ करें, यानी कोई ना कोई सूचना का संग्रहण या उसका आंकलन बहुत बाद में करें, चीज़ों का विश्लेषण बाद में करें, पहले उनको महसूस किया जाए या समझा जाए। तो एक तरह से इंपेरिकल अप्रोच यहाँ पर हम नज़र देख सकते हैं। हेरोडोटस, देखिए बहुत सारे हिस्टोरियन इस चीज़ को मानते हैं कि उनको फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता था। उन्होंने इतिहास में बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, लेकिन वो ज्योग्राफी के क्षेत्र में भी उनका एक बहुत अहम योगदान रहा है। अब देखिए, मैंने एक वर्ड लिखा है यहाँ पर आप लोगों के लिए, यूनिवर्सल स्कॉलरशिप नॉन फॉर, यानी यहाँ पर यूनिवर्सल का मतलब ये नहीं कि वो हर दूर दूर जाकर पढ़ रहे थे। यूनिवर्सल का मतलब है कि इन्होंने बहुत सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर चीज़ों को पढ़ा है। ही स्टडीड आपकी आज की जो एंथ्रोपोलॉजी है, या हम उसको एथनोग्राफी कहते हैं, हिस्ट्री को पढ़ा इन्होंने, ज्योग्राफी को पढ़ा, फिजिकल ज्योग्राफी। तो बहुत सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद हम कह सकते हैं कि ये यूनिवर्सल स्कॉलर थे और फादर ऑफ हिस्ट्री। इन्होंने जो सबसे इनका खास कोट है या बात है, वो है कि ऑल हिस्ट्री मस्ट बी ट्रीटेड ज्योग्राफिकली एंड ऑल ज्योग्राफी मस्ट बी ट्रीटेड हिस्टोरिकली। अब देखिए कि इतिहास को भौगोलिक रूप से देखा जाए और भूगोल को ऐतिहासिक रूप से देखा जाए, यानी इतिहास को प्रभावित करने में भूगोल का एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है, बिल्कुल रहता है। लोग क्यों किसी दूसरे देश पे आक्रमण करते थे, नई जगह पर आक्रमण क्यों होता था? क्योंकि वहाँ पर खनिज संपदा होती थी, अच्छे उपजाऊ जमीन होती थी, जो एक भौगोलिक कारक है। लेकिन युद्ध होने के पीछे का जो कारण है वो क्या हुआ? भौगोलिक हुआ। और इसी तरीके से वहाँ के भूगोल को भी काफ़ी ज़्यादा बदला है। भूगोल सिर्फ हमारे जो पर्वत पठार ये नहीं है, इंसान भी एक भूगोल का महत्वपूर्ण अंग है। इट्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। सो अगर कभी लड़ाई होती है, देयर इज़ अ वॉर, तो लड़ाई होने के बाद हम समझ सकते हैं कि आसपास की चीज़ें बदलेंगी। इन्होंने वर्ल्ड को 3 पार्ट्स में बांटा, जबकि हमारे हिकेटियस साहब थे, उन्होंने वर्ल्ड को 2 पार्ट्स में बांटा था। इन्होंने लीबिया को भी अलग किया, यूरोप, एशिया, लीबिया, इन्होंने इस चीज़ को अलग माना। और देखिए फिजिकल ज्योग्राफी में भी आप इनका योगदान देख पाएंगे।
ही वॉज द फर्स्ट वन टू यूज द वर्ड डेल्टा। डेल्टा शब्द का प्रयोग भी सर्वप्रथम हेरोडोटस जी ने किया था। अब नाइल रिवर के ऊपर इनका काफ़ी ज़्यादा काम रहा, यानी नील रिवर के आसपास के क्षेत्रों में काफ़ी घूमे और आप ये देख सकते हैं डेल्टा का जो वर्णन है इन्होंने किया। सेकंड चीज़, फ्लडिंग, जो नील नदी में बाढ़ आती थी उस चीज़ के ऊपर भी काफ़ी सारा काम है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इन्होंने एथनोग्राफी के ऊपर भी काम किया, यानी जो वर्ल्ड की उस समय की ट्राइब्स थी, जनजातियां थी, उनके बारे में भी बहुत सारा विवरण इन्होंने दिया है। तो एक काफ़ी अहम योगदान है। अगर हम पर्सपेक्टिव से देखते हैं फिजिकल ज्योग्राफी एज वेल एज ह्यूमन ज्योग्राफी, तो एक बहुत ही रिच सब्जेक्ट मैटर इन्होंने उस समय में प्रिपेयर किया था। आफ्टर मूविंग प्लेटो, देखिए पाइनियर थे डिडक्टिव रीजनिंग में, और बहुत सारी थ्योरीज जो फिलोसफी विभाग से या फिलोसफी के क्षेत्र से हैं वो लोग इनको बखूबी जानते होंगे। बहुत सारी थ्योरीज दी हैं, थ्योरी ऑफ स्टेट, थ्योरी ऑफ यूनिवर्स, थ्योरी ऑफ ह्यूमन कंडक्ट। इन्होंने भी अर्थ को स्फेरिकल माना और कहा कि जो पृथ्वी है वो इस पूरे ब्रह्मांड के मध्य में यानी सेंटर में है, और एक एकेडमी बनाई। आप ये देख सकते हैं, ये उस समय की एकेडमी का चित्र है जो इन्होंने एथेंस में डेवलप की। अब एकेडमी बनाने का अर्थ है यहाँ पर बहुत सारे स्कॉलर्स का इकट्ठा होना, और जो कहीं ना कहीं हर एक सब्जेक्ट के लिए, हर एक विषय के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। एरिस्टोटल ये प्लेटो के स्टूडेंट थे, और इनके जो गुरु थे इनके बारे में आपसी विचार में थोड़ा सा मतभेद मिलता है। मतलब मतभेद नहीं कहूँगा मैं यहाँ पर, अलसे की डिफरेंस है, वेरिएशंस है। ये इन चीज़ों को इन्होंने हर एक चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया। जो इनके टीचर्स ने समझाया, इन्होंने खुद के विचारों को भी आगे रखा है। इन्होंने भी एक स्कूल बनाया लाइसन नाम का, और इनकी जो अप्रोच थी इंडक्टिव है। देखिए वो क्या थे, डिडक्टिव थे, ये इंडक्टिव है। और he was the first teleologist who believed everything is happening according to a plan। यानी ये भगवान या एक दैवीय शक्ति में विश्वास रखने वाले इंसान थे। टेलीलॉजिस्ट का अर्थ यही होता है। और इनका मानना था कि जो पृथ्वी पर या ब्रह्मांड में हमारे चारों ओर जो कुछ भी हो रहा है वो एक प्लान के तहत, एक आप कह सकते हैं कि सृष्टि ने, कहते हैं ना, किस्मत ने जो बोला है वही हो रहा है, या जो लिखा गया है वही हो रहा है। तो इस तरह के विचारों को रखने वाले, लेकिन आप कहेंगे कि सर ये तो हमारी नॉलेज से रिलेटेड नहीं होता, या फिर अगर देखा जाए इस तरह के इंसान को शिक्षक कैसे माना जाता है। लेकिन देखिए समय भी तो बहुत पीछे था। इट वाज 384 और 322 बीसी के बीच में, लेकिन ही वाज सेइंग सो मेनी थिंग्स। अब देखिए गो एंड सी, वापस वही बात कर रहे हैं कि जाइए और देखिए चीज़ों को, इंपेरिकल यानी महसूस कीजिए, और जितना हो सकता है एक्सप्लोर कीजिए इस वर्ल्ड को। He gave an eclipse as an example to prove Earth as a sphere, यानी अर्थ को स्फेरिकल बनाने के लिए इन्होंने तर्क दिया। और वो तर्क देखिए कितना खूब है कि जो चांद के ऊपर छाया बनती है किसी ग्रहण के समय, जब आपके सूरज और चांद के बीच में पृथ्वी आ जाती है, तो इन्होंने इसको, जो ये कहते हैं ना, आप ये देख सकते हैं, इस गोलाई को महसूस किया या देखा, ऑब्जर्व किया कि चांद के अच्छा ऊपर ये गोलाई आ रही है, तो हमारी पृथ्वी की छाया है जो सूरज, तो बहुत ही बेहतरीन चीज़ है अगर आप देख पा रहे हैं। इन्होंने कहा कि जो हमारे अक्षांश होते हैं, लैटिट्यूड्स होते हैं, वो एक कार्य करते हैं हैबिटेबिलिटी का, यानी कहाँ पर निवास होगा कहाँ पर नहीं, इसके पीछे अक्षांश एक महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं, अदा करते हैं। हैबिटेबिलिटी एज अ फंक्शन ऑफ लैटिट्यूड, यानी हर एक लैटिट्यूड के हिसाब से लोगों के हैबिटेट के अंदर चेंजेस आएंगे। ये उनकी एकेडमी थी। अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर महान अगर बहुत सारे लोग जानते हैं, जिन्होंने पूरे विश्व के ऊपर विजय प्राप्त करने का एक स्वप्न देखा था, तो वो अरस्तु के स्टूडेंट थे। और अब आप अगर एक पीछे जाके देखें तो मैंने एक चीज़ कही है, गो एंड सी। तो जो अलेक्जेंडर द ग्रेट थे, अलेक्जेंडर सिकंदर महान, तो ये कहते थे कि ये उसी चीज़, उसी फिलोसफी के ऊपर कहीं ना कहीं विश्वास कर रहे थे कि जाओ और देखो। और जो इनके मिलिट्री एक्सपीडिशन थे वो कहीं ना कहीं गो एंड सी के पीछे ही आधारित थे। अब देखिए बहुत सारी एक्सपीडिशंस की इन्होंने, मिलिट्री एक्सपीडिशंस, और जब ये मिलिट्री का पूरा आपका कारवां लेके जाते थे
तो इनके साथ सिर्फ और सिर्फ सेना नहीं होती थी, इनके साथ बहुत सारे विषय के जानकार लोग होते थे, स्कॉलर लोग होते थे, जो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते थे। और देखिए, एक बहुत ही खूबसूरत रिकॉर्ड की लाइब्रेरी हमें देख देख सकते हैं। ये लाइब्रेरी है अलेक्जेंड्रिया के अंदर। और इस अलेक्जेंड्रिया में जो हमारी लाइब्रेरी है, सोचिए अगर कोई इंसान एक शिक्षा के लिए इतना ज़्यादा, यानी अगर ये इंडिया आए हैं तो इन्होंने इंडिया से इंफॉर्मेशन ली है, ये काफ़ी इंडिया के अंदर तक नहीं जा पाए दो, लेकिन अगर हम देखें वेस्टर्न इंडिया का बहुत सारा जिक्र या बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ये अपने साथ लेके गए थे। और इनकी मृत्यु के बाद कहीं ना कहीं जो गो एंड सी का इनका कॉन्सेप्ट था या एक्सपीडिशंस थे, ये थम गए। लेकिन फिर भी लाइब्रेरी की वजह से कहीं ना कहीं संग्रहण हो पाया है उस समय की भौगोलिक सूचनाओं का, तो ये कंट्रीब्यूशन से कम नहीं है। पाइथिस, अगर देखा जाए बहुत सारे लोग, अगर आप देख पा रहे हैं, लीबिया, एशिया या मेडिटेरियन भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्रों पर ज़्यादा फोकस थे, लेकिन जो ये पाइथिस थे, इनका मानना था कि हमें नॉर्दर्न यूरोप या नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप के ऊपर भी रिसर्च करनी चाहिए। और देखिए, बहुत ही बारीकी से इन्होंने काम किया है ग्रेट ब्रिटेन के और आसपास के कोस्टल के क्षेत्रों में, यानी जो समुद्री क्षेत्र हैं उनके ऊपर इन्होंने बहुत काम किया। और ही वॉज द फर्स्ट ग्रीक, यानी प्रथम यूनानी थे जिन्होंने समुद्री जो आपके टाइड आते हैं, ज्वार भाटे आते हैं, और उनका चंद्रमा के अलग अलग फेजेस, यानी अगर हमारे जो चंद्रमा की स्थिति है उसके हिसाब से हमारे ज्वार भाटा के हिसाब में क्या परिवर्तन आते हैं, उनके बारे में नोटिस किया। कितना दिमाग लगाते थे या कितना अध्ययन करते थे लोग, कितना चिंतन करते थे। ये एक अपने आप में बहुत ही, क्या कहते हैं, खूब बात है। पोसिडोनियस, देखिए इनकी दो कंट्रीब्यूशन है। एक कंट्रीब्यूशन बहुत सही है, मतलब देयर इज़ अ गुड आइडिया, और एक आइडिया गलत है। मतलब इन्होंने दो कंट्रीब्यूशन किए ज्योग्राफी में, एक रॉन्ग था एक राइट था, और जो रॉन्ग था उसको लोगों ने सही माना और जो राइट था उसको नेग्लेक्ट कर दिया। देखिए, इन्होंने जो कैलकुलेट किया था अर्थ को, वो था 18,000 माइल्स, जो कि इनसे पहले हमारे स्कॉलर आते हैं जिनको हम पढ़ेंगे, वो रॉन्ग आइडिया था। यानी कहीं ना कहीं जो वर्तमान में हमारी धरती की सरकमफ्रेंस है उससे बहुत कम। और दूसरे इन्होंने कहा था कि इक्वेटर के आसपास लोग रहते हैं, वहाँ पर निवास करते हैं, जबकि बहुत सारे यूनानी क्या कहते थे कि भाई लोग निवास नहीं करते है, इक्वेटर के पार तो कोई रहता ही नहीं है। लेकिन ही साइड की नो, पीपल डू लिव नियर द इक्वेटर, यानी इक्वेटर यानी आपके भूमध्य रेखा के क्षेत्रों में लोगों का निवास है, लेकिन लोगों ने इस चीज़ को माना ही नहीं, यानी नेग्लेक्ट कर दिया। दो तरह के आइडियाज, सही को गलत और गलत को सही। इरेटोस्थनीज, देखिए इरेटोस्थनीज जो हमारे स्कॉलर थे, ये मैथमेटिकल ज्योग्राफी या एक तरह से आज की जो हमारी फंडामेंटल ज्योग्राफी है, जिससे शब्द है ज्योग्राफी, ये यहीं से निकल के आता है। सर्वप्रथम इन्हीं ने, इसी इंसान ने हमारे ज्योग्राफी शब्द का यूज़ किया था। तो इसी वजह से जो एक फंडामेंटल कंट्रीब्यूशन है, हम इन्हें फादर ऑफ ज्योग्राफी भी कहते हैं। ही वॉज एक्सीलेंट इन जियोडेसी एंड ज्योग्राफी। जियोडेसी होता है पृथ्वी को मापने की विज्ञान, पृथ्वी को मापने का विज्ञान या कला। काफ़ी उसके अंदर ये बेहतरीन थे। इन्होंने बहुत सारे मैप्स को सुधारा, रिफॉर्म किया, और कहीं ना कहीं जो हमारा, अगर आप देख पा रहे हैं, फाउंडर ऑफ साइंस ऑफ कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी होती है मानचित्र निर्माण करने का विज्ञान, किस तरीके से मैप्स बनाते हैं, और अर्थ की सरकमफ्रेंस मापी जो सही थी। देखिए इनके बाद जो आए थे, जो स्लाइड हमने पहले यूज़ कर ली, उनकी 18,000 और इनकी आप देख पा रहे हैं बहुत सटीक। देखिए कितना गजब काम किया था। ये धरती है, ये इन्होंने एक अलेक्जेंड्रिया के पास एक स्तंभ था, उसको मापा, और दूसरी तरफ असवान, इन दोनों के बीच में 5,000 स्टेडिया की दूरी है। स्टेडिया उस तरह की एक तरह से मापने का वो रहा है। अब सूरज की रोशनी या रेखाएं आती हैं। अभी देखिए इन्होंने कोण से, यानी सेंटर ऑफ अर्थ से कोण मापा कि जो एंगल्स हैं वो क्या हैं, इक्वल होते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो 50 गुना में 5,000 स्टेडिया, यानी आपके कितने हो गए, 2.5 लाख स्टेडिया, यानी 40,000 किलोमीटर। तो कुल मिलाकर
एक कैलकुलेशन कर रहे हैं, मैथमेटिकल ज्योग्राफी। इन्होंने वर्ल्ड को, क्लाइमेटिक जोन को 5 भागों में बांटा। तो आप देख सकते हैं, कार्टोग्राफी जो ज्योग्राफी का पार्ट है, फिजिकल ज्योग्राफी, मैथमेटिकल ज्योग्राफी एंड द फंडामेंटल कंट्रीब्यूशन। एक सब्जेक्ट को नाम देना, तो इस वजह से एक महत्वपूर्ण योगदान है यूनान की तरफ से भूगोल को। हिपार्कस 2nd सेंचुरी बीसी, इन्होंने कहा कि हर एक जो ऑब्जर्वेशन है, यानी किसी भी प्लेस को हम फाइंड आउट कर सकते हैं थ्रू द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। उनके अक्षांश और देशांतरों को यूज करके और एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस करके ग्रिड बना सकते हैं, जिस ग्रिड से हम लोकेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। वर्तमान में जीपीएस प्रणाली इसी तरीके से काम करती है। जीपीएस में हम क्या करते हैं, लैट एंड लॉन्गिट्यूड, हर एक जगह का एक लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड होता है, उसके थ्रू आप उस क्षेत्र में या उस जगह के बारे में पहुंच सकते हैं। इन्होंने पूरी पृथ्वी को 360 डिग्रीज में बांटा, काफ़ी एक अहम योगदान, जिसके ऊपर पूरा का पूरा मैप मेकिंग निर्भर होता है, हमारी डायरेक्शंस निर्भर करती हैं। और देखिए लैटिट्यूड्स के ऊपर, यानी अगेन क्लाइमेट, देखिए अक्षांश के साथ साथ क्लाइमेट में परिवर्तन आता है, तो इन्होंने एक क्लाइमेटा नाम का सिस्टम बनाया, इट्स क्लाइमेटा नॉट क्लाइमेट। और मानचित्र निर्माण में जो सबसे अहम योगदान है वो है 2 मानचित्र प्रक्षेपों का, यानी प्रोजेक्शंस का निर्माण। वन इज स्टीरियोग्राफिक और अनदर वन इज ऑर्थोग्राफिक। पोसिडोनियस आपके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो ये था आपका ग्रीक वर्ल्ड का योगदान ज्योग्राफी के क्षेत्र में, यानी भूगोल में उस समय यूनान में क्या क्या हुआ जिसकी वजह से आज हमारी ज्योग्राफी इतनी रिच हो पाई है। तो इस पूरे लेक्चर का जो कंक्लूजन अगर हम देखें तो यही है कि अगर आप कहीं ना कहीं चीज़ों को देख पा रहे हैं, जो इतिहास हमारे सामने होता है उसके पीछे एक बहुत बड़ा लंबा जर्नी रहती है, लंबा रास्ता रहता है, जहाँ पर बहुत सारे चेंजेस होते हैं, बहुत सारे लोगों का योगदान होता है। उस वजह से आज इतना सारा संग्रहण या सूचनाएं हमें मिल चुकी हैं, हमारी दुनिया इतनी ज़्यादा विकसित हो चुकी है। इन सब के पीछे कहीं ना कहीं हिस्ट्री या जो पुराने समय में लोग थे उनका योगदान काफ़ी अहम रहा है। थैंक यू सो मच फॉर पेइंग अटेंशन टू द लेक्चर। थैंक यू।